नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। बिहार करंट अफेयर श्रृंखला के तहत हम राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है इसको देखेंगे। इसमें सितंबर 2024 से लेकर के अगस्त 2024 तक की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वाली घटनाएं हैं उनको टॉप 80 एमसीक्यू के माध्यम से कवर किया गया है। ये जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला है ये 31वीं बीपीएससी के लिए प्लस यूपी पीसीएस प्री 2025 वाला जो होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप हमारा तथागत एडुजोन नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस करंट अफेयर श्रृंखला के तहत लगभग 800 प्लस जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के ये कवर किए जाएंगे, जो कि अगस्त 2024 तक रहेंगे। तो यूपी बिहार जितने भी एग्जाम टीजीटी अगर होने वाले हैं जो एलटी ग्रेड वाले, उन सभी के लिए ये करंट अफेयर श्रृंखला जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इसमें शुरू करते हैं कि हम इसमें सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स कवर किए गए राष्ट्रीय घटनाक्रम है जो इसमें हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के किस राज्य से 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। तो ये ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, राजस्थान। क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना जो है के तहत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का प्रस्ताव है। इस योजना की शुरुआत जो है 2022 में की गई थी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार किन राज्यों में वार्षिक अशोधित जन्म दर में गिरावट राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी गति से रही है। तो उपर्युक्त सभी जो है कौन कौन से, तमिलनाडु, दिल्ली और केरल में जो है जो अशोधित जन्म दर की गिरावट है वो ज़्यादा रही है जो राष्ट्रीय औसत है उससे। तो भारत की जन्म दर वर्ष 2021 से 16 से लेकर के 21 के बीच हर साल 1.12% की दर से घटी। तमिलनाडु में 2.35% की दर से, दिल्ली में 2.23% से और केरल में 2.05% में प्रतिवर्ष जन्म दर में गिरावट की दर राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है। उत्तराखंड ऐसा एकमात्र राज्य है जहां वर्ष 2016 से 21 के दौरान जन्म दर में वृद्धि दर्ज की गई। तो उत्तराखंड में जन्म दर में वृद्धि दर्ज की गई, बाकी जो तमिलनाडु, दिल्ली, केरल जो इनमें सब में जन्म दर में गिरावट देखी गई है। नेक्स्ट है पांचवा समुद्री मत्स्य पालन जनगणना में लगभग कितने राष्ट्रीय गांवों को शामिल किया गया है। तो कितने, 3500 गांवों को शामिल किया गया है। पांचवी समुद्री मत्स्य पालन जनगणना की गई है उसमें 3500 गांवों को शामिल किया गया है। तो भारत सरकार ने पांचवी समुद्री मत्स्य पालन जनगणना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है कि देश के तटीय क्षेत्रों में समुद्री मत्स्य समुदायों का व्यापक डिजिटल डाटा संग्रह करना है। इसके अंतर्गत लगभग 3500 तटीय गांवों के 12 लाख यानी कि 1.2 मिलियन परिवारों को कवर किया गया है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बिहार की कितनी विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। तो जो 7 हैं, 7 पुरस्कार, 7 जो बिहार के लोग हैं इनको सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बिहार की 7 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। इनमें शामिल कौन कौन है, डॉक्टर शारदा सिन्हा, इनको मरणोपरांत दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है कला क्षेत्र में। फिर सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत, इनको पद्म भूषण दिया गया है। फिर किशोर कुणाल जो है इनको मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है। भीम सिंह भावेश पद्मश्री इनको दिया गया है। हेमंत कुमार को पद्मश्री दिया गया है। निर्मला देवी को पद्मश्री दिया गया है। विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज जो है इनको पद्मश्री दिया गया है। तो टोटल बिहार से 7 लोगों को इस बार पद्मश्री दिया गया है। 139 टोटल दिए गए हैं पद्म अवार्ड, उसमें से बिहार के 7 लोगों को पद्म अवार्ड जो है दिए गए हैं और 1 लोग को पद्म विभूषण दिया गया है यानी कि शारदा सिन्हा को, और सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण दिया गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2015 से लेकर के 25 के बीच 19% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया। तो अब 64.3% हो गया है जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है उसकी वृद्धि हुई है। तो इसमें देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2015 से 25 के बीच 19% से 6.64.3% तक बढ़ी है। अब लगभग 94 करोड़ लोग कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत कवर हैं। भारत सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। फिर है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। क्या है, तो राष्ट्रपति या शक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर इस्तेमाल करते हैं या करती हैं। फिर यह सलाह बाध्यकारी होती है, तो केवल एक सही हो जाएगा। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के संबंध में बाध्यकारी जो है ये नहीं होती, इसका क्यों कारण, तो इसमें दिया गया है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अनुच्छेद 143 को यह अधिकार देता है। ये राष्ट्रपति की जो सलाहकारी शक्तियां हैं ये अनुच्छेद 143 के तहत दी गई हैं कि वे किसी भी सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य से जुड़े प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। यह सलाह बाध्यकारी नहीं होती। जो अनुच्छेद 143 है उसके तहत 2 क्लास दिए गए। एक है कि राष्ट्रपति जो सलाह मांगेगा उसमें सुप्रीम कोर्ट को सलाह किस किस मामले पर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सलाह देने के लिए बाध्य है और किस मामले पर राष्ट्रपति को जो सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। तो इस तरीके से 2 क्लास है, तो यानी कि पूर्णतः बाध्य नहीं है, ये चीज़ कही गई है। अभी याद होगा जो नए चीफ जस्टिस बने थे
बी आर गवई, उनसे जो हमारी राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्होंने क्या किया था कि कई क्वेश्चन पूछे थे, तो उसी को लेकर के ये क्वेश्चन बना है। फिर अगला है कीलादी उत्खनन स्थल किस राज्य में स्थित है? तो कीलादी कहाँ है? तमिलनाडु में है। कीलादी उत्खनन स्थल तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में वैगई नदी के किनारे स्थित है। यह संगम स्थल जो है, यह स्थल संगम युग की एक प्रमुख शहरी बस्ती का प्रमाण है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में सभी आगमिक मंदिरों की पहचान करने का निर्देश दिया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा गठित समिति को निर्देश दिया कि वह तमिलनाडु के अगले 3 महीनों में सभी आगमिक मंदिर जो है की पहचान करे। इस समिति की अध्यक्षता जो है पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एम चोकलिंगम दो करेंगे। नेक्स्ट है, भारत के चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 33% की वृद्धि हुई। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। भारत का जो मेडिकल टूरिज्म उद्योग लगभग $9 बिलियन का है। वर्ष 2023 में 6.6 लाख मेडिकल पर्यटक भारत आए, जो 33% की वृद्धि दर्शाता है। फिर अगला है, विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में से किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया? तो एम्स दिल्ली जो है, जो 100 अस्पतालों में से एम्स दिल्ली जो है सबसे पहले नंबर पर है। तो न्यूज वीक और स्टैटिस्टिका द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल्स 2024 रैंकिंग में एम्स दिल्ली को विश्व का 97वां और भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल नामित किया गया है। तो वैश्विक स्तर पर 97वें नंबर पर है एम्स दिल्ली जो है। फिर मृत्युदंड और फांसी 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सर्वाधिक फांसी दी गई है? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ईरान में सबसे ज़्यादा फांसी दी गई है। इसमें देखेंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो रिपोर्ट किसने जारी की है? एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई ने मृत्युदंड और फांसी रिपोर्ट जारी की है। वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में फांसी की संख्या में 32% की वृद्धि दर्ज की गई है। शीर्ष देश ईरान है, कम से कम 972 लोगों को, सऊदी अरब में 345 लोगों को, इराक में कम से कम कितने हैं? तो 63 लोगों को फांसी दी गई है। अगला है, मृत्युदंड और फांसी 2024 रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों ने फांसी को समाप्त किया है या लागू नहीं किया? तो 145 देशों ने समाप्त किया या लागू नहीं किया, 2024 की बात की गई है। अगला, यूनेस्को की स्मृति रजिस्टर में भारत की किन दो धरोहर संग्रहों को शामिल किया गया? तो इसमें कौन कौन शामिल हुआ है? एक तो रामचरितमानस है, तो दूसरा कौन सा है? एक और तीन दिया गया है ऑप्शन जो है, भगवत गीता और कौन सा है? नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया। ये पहले शामिल हो चुका है, रामचरितमानस और पंचतंत्र दोनों ही। फिर भगवत गीता और नाट्यशास्त्र जो है, इनको भी शामिल किया गया है। फिर विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व धरोहर स्थल दिवस जो है, ये प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर अगला है, बुथांडू 2025 कब मनाया गया? तो 14 अप्रैल को मनाया गया है। क्या है ये? 14 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु नववर्ष बुथांडू मनाया गया है। बुथांडू, जिसे तमिल नववर्ष भी कहा जाता है, यह तमिल महीने चिथिरै के पहले दिन मनाया गया है, जो तमिल समुदाय के लिए नया वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अनुसार 2022 में भारत का प्रभावी स्कोर कितना है? तो 85.65% है भारत का जो प्रभावी स्कोर है। नवंबर 2022 में यह ICAO द्वारा DGCA का ऑडिट किया गया है, जिसमें भारत का जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन स्कोर है 85.65% के रहा, जो वर्ष 18 में यह कितना 69.85 था। फिर अगला है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में कुल कितने मृतक विदेशी नागरिक थे? तो 61 जो थे विदेशी, जो मृतक टोटल थे उसमें से जो 61 थे वो विदेशी नागरिक थे। उसके बाद में इसमें देखेंगे तो टोटल कितने 242 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। क्या है कि एयर इंडिया की फ्लाइट जो थी AI 171 में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य थे। इनमें 241 लोगों की मृत्यु, तो 242 में से 241 लोगों की मृत्यु हो गई। केवल एक ब्रिटिश नागरिक जीवित बचा। मृतकों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश के थे, 79 जो 7 थे पुर्तगाली थे और एक कनाडाई नागरिक था। फिर अगला है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जीवित बचा एकमात्र नागरिक किस देश से संबंधित था? तो ब्रिटेन से संबंधित था। उसके बाद में ILO के अनुसार भारत में लगभग कितने लोग कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत कवर हैं? तो 94 करोड़ लोग जो है किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत कवर हैं। अगला, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन जम्मू एवं कश्मीर के किस जिले में हुआ? तो रियासी जिले में किया गया है। ये चिनाब नदी जो है, पुल जो है जम्मू एवं कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। पुल की ऊंचाई नदी तल से लगभग 359 मीटर यानी कि 1178 फीट ऊंची है। जो कुल लंबाई कितनी 1315 मीटर है। मुख्य आर्च का स्पैन जो 467 मीटर है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का प्रमुख हिस्सा है। अगला है, चिनाब पुल के मुख्य आर्च का स्पैन कितने मीटर है? तो 467 मीटर है। अगला है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? गोवा बना है। अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है उसमें पहले पे मिजोरम था, दूसरे पे गोवा था, तीसरे पे त्रिपुरा था। तो मिजोरम पहला है, दूसरे पर कौन है? गोवा है और तीसरे पर त्रिपुरा है। चौथा राज्य भी बन गया है, तो अगर क्वेश्चन आता है तो वो कौन सा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। वैसे अभी तो बिहार में नहीं आएगा, लेकिन यूपी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। HP जो है
ये चौथा राज्य बन गया है। तो 1 जून 2025 को गोवा को नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। गोवा देश का दूसरा है और मिजोरम जो है पहला है, तीसरा त्रिपुरा है और चौथा जो भी हिमाचल प्रदेश बन गया है। इस तरीके से ये चारों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उल्लास जो कार्यक्रम है ये 15 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको साक्षरता प्रदान करने के लिए, इसमें तकनीक है, एआई है और जो वित्तीय साक्षरता वगैरह है ये प्रदान करने के लिए किया गया है। अगला क्या है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत 2022 में की गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो वर्ष 2022 से 27 तक लागू है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये 2022 से लेकर 27 तक लागू है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों को साक्षर बनाना है। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो CR पाटिल द्वारा की गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की शुरुआत की गई है। यह सर्वेक्षण जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अगला है इंडस लिपि पाठ्यवाचन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ग्रेटर नोएडा में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान में इंडस लिपि के पाठ्यवाचन वर्तमान स्थिति और आगे की दिशा विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की है। जो हड़प्पा लिपि है उसके पाठन को लेकर के अभी भी, क्योंकि हड़प्पा की लिपि तो ज्ञात है बट उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसी वजह मतलब समझा नहीं जा सका, पढ़ने का मतलब ये है। तो उसके लिए अनुसंधान या रिसर्च होते रहते, उसी पर ये गोष्ठी की बात की गई है। अगला है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को भारत से किस देश में भ्रमण के लिए ले जाया गया था, तो ये वियतनाम में ले जाया गया था भारत से। अगला है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का कुल बजट कितना है, तो 2790 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम यानी कि NPDD का कुल बजट 2790 करोड़ रुपए है, जो 15वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2021 से लेकर के 21-22 से लेकर के 25-26 तक लागू होगा। फिर अगला है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत कितनी नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी, तो कितना है 10,000 सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। अगला उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ रेखांकित की गई है, गोरखपुर हरियाणा में की गई है। वैसे बुलंदशहर नरौरा जो है ये पहले से है, लेकिन इसको ये पहली मानी जा रही है उत्तर भारत की, तो उसका रीजन जो भी हो, बट यूपी में पहले से है। तो ये अभी जो क्वेश्चन आएगा यही माना जाएगा, क्योंकि उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहा जा रहा है इसको। गोरखपुर जो है हरियाणा के अणु विद्युत परियोजना को उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना के रूप में रेखांकित किया गया है। यह परियोजना हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर गांव में विकसित की जा रही है। नेक्स्ट है रायसीना संवाद 2025 का आयोजन कहाँ, नई दिल्ली में होता है हर साल। ये मार्च 2025 के में नई दिल्ली में आयोजित रायसीना संवाद का यह 10वां संस्करण था। यह सम्मेलन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और जो ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन है ORF यानी कि विदेश मंत्रालय प्लस ORF के संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। इसका केंद्रीय विषय क्या था, ये इंपॉर्टेंट थीम पूछी जाती है कि कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह। ये जो क्या बोलते हैं रायसीना डायलॉग है, ये सांग्रीला संवाद होता है वहाँ सिंगापुर में, उसी की तर्ज पर शुरू किया गया था, जो विदेश मतलब वैश्विक स्तर पर भारत की कूटनीति को निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट है कि रायसीना संवाद 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन यानी रायसीना संवाद 2025 के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाओं की खोज हुई है, तो केरल में की गई है। केरल के पलक्कड़ के मल्लपुझा में डैम के निकट एक पुरातात्विक उत्खनन के दौरान 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाएं खोजी गई हैं। अगला है महाराष्ट्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में छत्रपति शिवाजी के सम्मान में एक स्मारक निर्माण करने की घोषणा की गई, तो आगरा में की गई है। तो यूपी के आगरा में करने की घोषणा की गई है। ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला का हमारा डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला के तहत 10 क्वेश्चन का डेली कराया जाता है, जिसमें करंट अफेयर के साथ साथ उनका स्टैटिक जो पोर्शन है उसको भी कवर किया जाता है, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी एक तरीके से जीएस और करंट यानी कि करंट अफेयर्स प्लस जीएस दोनों कवर किए जाते हैं। तो उसका कवर करने का आपको सबसे ज़्यादा फायदा है ना कि महीने में मतलब 10 क्वेश्चन का डेली देखें तो महीने के 300 क्वेश्चन करंट अफेयर्स और प्लस उसके साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी आपका कवर होता रहेगा, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा भी लेक्चर नहीं रहता है, आसानी से आप उसको कर सकते हैं। तो चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला में आप वो देख सकते हैं। अगला है कि इसमें देखेंगे किस राज्य ने पांटी श्री रामुलु की प्रतिमा, जो पॉटी श्री रामुलु नहीं थे उनकी बात की गई है, तो रामुलु की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई, तो आंध्र प्रदेश में की गई है। आपको याद होगा 1953 में जो आंध्र प्रदेश नया राज्य बना था उसके लिए आमरण अनशन किसने किया था, तो इन्होंने किया था। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में पॉटी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है भोजपुरी
पारंपरिक भोजपुरी प्रदर्शन जो है गीत गवई ने भारत और किस देश के सांस्कृतिक संबंधों को उजागर किया, तो मॉरिशस। मॉरिशस में क्या है कि वहाँ की मतलब मैक्सिमम आबादी या ठीक ठाक मात्रा में आबादी जो है वो भोजपुरी भाषी है, तो भोजपुरी जो है वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा के दौरान पारंपरिक भोजपुरी प्रदर्शन क्या है, गीत गवई ने भारत और मॉरिशस के सांस्कृतिक संबंधों को उजागर किया है। फिर अगला है, गीत गवई को किस वर्ष मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता मिली है, तो 2016 में इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। दिसंबर 2016 में गीत गवई को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता मिली। यह एक पारंपरिक भोजपुरी संगीत समूह है। जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है ये यूनेस्को की होती है, तो यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। फिर अगला है, हरित महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो कश्मीर में होता है। कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला हरित महोत्सव उनकी महाशिवरात्रि का प्रतीक है। यह त्यौहार फाल्गुन मास के 13वें दिन शुरू होकर अमावस्या तक चलता है। नेक्स्ट है, कली कलियट्टम महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो ये तमिलनाडु में किया जाता है। कलियट्टम महोत्सव जिसे थेयम वाला जो है के नाम से जाना जाता है, केरल में मलयालम महीने कुंभम जो है फरवरी से मार्च में मनाया जाता है। यह महोत्सव देवी काली को समर्पित है। तो थेयम या कलियट्टम जो है ये त्यौहार जो है फरवरी महीने में मनाया जाता है और काली देवी को समर्पित है, तमिलनाडु में किया जाता है। किस राज्य में कल्याणी चालुक्य युग के 3 कन्नड़ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो तेलंगाना से प्राप्त किए गए। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में कल्याणी चालुक्य युग के 3 कन्नड़ अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों में मंदिर निर्माण और भूमिदान जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे तो जो जुमुइर बिंदिनी 2025 उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो असम में किया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी के सरुसलाई स्टेडियम में आयोजित इतिहास के सबसे बड़े जुमुर उत्सव यानी कि जुमुइर बिंदिनी 2025 में शामिल हुए। यह उत्सव असम की चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया है। तो जुमुइर बिंदिनी जो है ये 2200 वर्ष इसकी चाय उद्योग जो है उसकी 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर असम में मनाया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा कि प्रथम सौर वेदनाम उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो बिहार में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बीपीएससी के लिए। प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो बिहार में किया गया है। प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में किया गया है। नेक्स्ट है कि देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड समानेसर संयंत्र में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह टर्मिनल जो है अपने पूर्ण संचालन पर सालाना लगभग कितना 4.5 लाख वाहनों को सीधे मालगाड़ियों में लादकर भेजने की क्षमता रखता है। अगला फ्लाइट रिकॉर्डर अधिकतम कितना तापमान झेल सकता है, तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है ये झेल सकता है। फ्लाइट रिकॉर्डर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिकॉर्डिंग उपकरण होता है। आमतौर पर इसे ब्लैक बॉक्स जो है इसको फ्लाइट रिकॉर्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो नारंगी रंग का होता है और यह 1000 डिग्री सेल्सियस तक अधिक के तापमान को सह सकता है और 3400 ग्राम का तक की टक्कर सह सकता है। फिर अगला है, हिमालयी क्षेत्रों में जनगणना की शुरुआत कब से होगी, तो 1 अक्टूबर 2026 से हिमालयी क्षेत्रों में जनगणना की शुरुआत होगी। अब की जो पीवीटीजी है पीवीटीजी वो भी जनगणना में शामिल की जाएगी। टोटल 75 हैं और 18 राज्यों में फैली हुई है, उनको भी अलग से काउंट किया जाएगा जनगणना में। तो जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से और बाकी पूरे देश में 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू की जाएगी। आगे देखेंगे कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जो है सशक्तिकरण सम्मेलन महासम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो भोपाल में किया गया, एमपी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महोत्सव महासम्मेलन में भाग लिया। यह आयोजन जो है मालवा की प्रसिद्ध महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। फिर अगला है, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर जयमती कश्यप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा भी गया है। राष्ट्रीय देवी, ये भी पेट वाला जो एग्जाम हुआ था यूपी SSSC का, उसमें पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार किसे प्रदान किया, तो डॉक्टर जयमती कश्यप को दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार बस्तर की जनजातीय महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को प्रदान किया है। यह पुरस्कार एक महिला कलाकार को जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो ये महिलाओं को ही दिया जाता है। इसके बाद उनके ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ताप्ती नदी पर है ये, यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है, तो इसका ऑप्शन जो ए सही हो जाएगा। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना 2 राज्यों यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ाकर सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करना है। अगला है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है, तो यूपी में स्थापित की जा रही है, 6ठी है ये। इस यूनिट की स्थापना HCL
एवं फॉक्सकॉन कंपनियां मिलकर के यमुना यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेवर एयरपोर्ट के नजदीक करेंगी। एचसीएल एवं फॉक्सकॉन दोनों क्रमशः भारत एवं ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां हैं। नेक्स्ट है रेनिसस इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के दो उन्नत डिजाइन केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे? नोएडा और बेंगलुरु में किए जाएंगे। रेनिसस नाम है इनका। क्या है तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेनिसस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के दो उन्नत डिजाइन केंद्र नोएडा एवं बेंगलुरु राष्ट्र को समर्पित किए। ये केंद्र भारत में पहली बार 3 नैनोमीटर तकनीक पर चिप डिजाइन का कार्य करेंगे। अगला है विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का पहला आयोजन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में किया गया है। विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन है। इसका पहला आयोजन जो है 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा है? तो विजिंजम जो है केरल में है ये। विजिंजम देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। विजिंजम के संचालन संबंधी अनुबंध के तहत अडानी पोर्ट्स बंदरगाह का संचालन प्रबंधन वर्ष 2060 तक करेगा। तो ये प्राइवेट टीपीपी ट्रिपल पी जो मॉडल होता है उसके आधार पर बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी दे दी? तो आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियां जो हैं उनके उपवर्गीकरण को मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने राज्य में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण से संबंधित सिफारिश को स्वीकृति प्रदान की है। सरकार ने उपवर्गीकरण पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय आयोग का गठन किया। तो राजीव रंजन मिश्रा जो उनकी अध्यक्षता वाली एक आयोग का गठन किया गया है। और यानी कि एससी में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला राज्य जो है कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट हो जाएगा पटेद्दा अंचू साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन और ट्रेडमार्क्स द्वारा पटेद्दा अंचू साड़ी को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। यह पारंपरिक सूती साड़ी कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ की है। पटेद्दा अंचू साड़ी की पहचान चौड़े बॉर्डर की चेक डिजाइन से होती है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है पंचायत उन्नति सूचकांक में कौन सा राज्य सर्वाधिक ग्राम पंचायतों के साथ अग्रणी है? तो गुजरात जो है पंचायत उन्नति सूचकांक में पहले नंबर पर है। पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहला पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया है। गुजरात सर्वाधिक 346 ग्राम पंचायतों के साथ अग्रणी श्रेणी में शीर्ष पर रहा है। दूसरा स्थान तेलंगाना 270 ग्राम पंचायत को दिया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार छोटे राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये सिक्किम है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के तहत इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बड़े राज्यों में कर्नाटक ने लगातार दूसरी बार पहला स्थान हासिल किया और इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु का स्थान क्रमशः आता है। छोटे राज्यों में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश शीर्ष 3 राज्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में वर्ष 2024 तक लगभग कितने लाख स्टीम बॉयलर्स संचालित हो रहे हैं? तो 40 लाख संचालित हो रहे हैं। बॉयलर एक ऐसा उपकरण है जिसमें दबाव की सहायता से भाप उत्पन्न की जाती है। भारत में वर्ष 2024 तक लगभग 40 लाख स्टीम बॉयलर संचालित हो रहे हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अद्यतन जो है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024 से 26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना प्रतिशत हो गया है? तो 48.8% है। आईलो की अद्यतन विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024 से 26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो कि वर्ष 2021 में 24.4% था, दोगुना वर्ष 2024 में कितना है? 48.8% हो गया है। फिर श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार लगभग कितने करोड़ लोग केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं? तो लगभग कितने 92 करोड़ लोग जो है इसके दायरे में आते हैं। फिर अगला है फ्रांस के किस शहर में भारतीय महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया? मार्सिलिया जो है फ्रांस के में एक शहर, वहीं भारत का महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान मार्सिलिया में भारतीय महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2026 में नई दिल्ली में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष का उद्घाटन की घोषणा की है। इस अवसर पर यूएई और भारत के नियंत्रण पर फ्रांस ने मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल होने का निर्णय लिया। तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है इसमें शामिल होने का निर्णय भी फ्रांस ने लिया है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है लीड्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्थल रुद्र राज्य फास्ट मूवर्स की श्रेणी में आता है? तो बिहार जो है इसको फास्ट मूवर श्रेणी में स्थान दिया गया है। फिर भांसड़ी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? त्रिपुरा बना है। तो भांसड़ी जो है ये भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक शुरू किया गया है। भांसड़ी को कब लॉन्च किया गया था? 2022 में किया गया है।
ये इसकी व्याख्या भी दी गई है। क्या है, स्थानीय भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की बढ़ती मांग के दृष्टिगत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन जो है की घोषणा की थी। राष्ट्रीय भाषा मिशन के भाग को भाषणी नाम दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाषणी को 3 वर्ष की अवधि हेतु 4 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कब लॉन्च किया गया था, तो 4 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था और भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन सुविधा बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है। भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। फिर अगला है, सोनमर्ग सुरंग की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला है, केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो खजुराहो जो है एमपी में वहाँ किया गया है। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना का शिलान्यास मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया है। अगला देखेंगे, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है, तो मसाली जो है ये भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बना है। दिसंबर 2024 में मसाली को भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया। यह गांव गुजरात के बनासकांठा में है, तो गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है। इस गांव को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन सोनीपत हरियाणा में किया गया है। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का प्रथम संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया और इस संग्रहालय का उद्घाटन कौन, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम रोबोटिक टूर गाइड को क्या नाम दिया गया है, तो संविद नाम दिया गया है, संविद नाम है इसका। भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर पर भारत के पहले रोबोटिक टूर गाइड का अनावरण भी किया गया है। इस रोबोटिक टूर गाइड को संविद नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 की अवधि कब तक निर्धारित की गई, तो 31 मार्च 2028 तक निर्धारित की गई है। 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के तत्वाधान में अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की। इस मिशन की जो अवधि है 31 मार्च 2028 तक निर्धारित है। अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो है वर्ष 2035 तक कितने प्रतिशत करने का अनुमान रखा गया, तो 50% इसको बढ़ने जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है जीईआर, इसको बढ़ाकर के कितना 50% करने का लिया गया। 2035 तक के जो है इसको बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट, इसी में देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2019-20 में लगभग कितना 27% से बढ़ाकर के 2035 तक 50% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्रूज भारत मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो मुंबई बंदरगाह से लॉन्च किया गया है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया है। श्री सोनोवाल ने इम्प्रेस क्रूज पोत पर सवार होकर के इस मिशन को लॉन्च किया है। शहरी शासन सूचकांक में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो 15वां स्थान बिहार को दिया गया है। शहरी शासन सूचकांक जो जारी हुआ था, तो प्रजा फाउंडेशन द्वारा शहरी शासन सूचकांक 2024 को लॉन्च किया गया है। यह इस सूचकांक का 32 संस्करण है। शहरी शासन सूचकांक 2024 में बिहार स्कोर कितना है, 43.12 को 15वां और उत्तर प्रदेश को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार ने किस पत्तन को तत्काल प्रभाव से महापत्तन घोषित कर दिया है, तो गलाधिया की खाड़ी पत्तन जो है इसको महापत्तन घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में लगभग कितने गांव शामिल हो गए, तो 63,000 गांव इसमें शामिल किए गए हैं। किस वर्ष के केंद्रीय बजट में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण की घोषणा की गई थी, 2020-21 वाला बजट जो था उसके तहत की गई थी। तो भारत के डिजिटल क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि के लिए डिजिटल कृषि संरचना के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 23-24 हो जाएगा, इसमें ऑप्शन गलत लग गया है। जो भी है इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 23-24 में की गई थी। फिर अगला देखेंगे कि किस राज्य को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो केरल को प्राप्त हुआ है। यह मूल्यांकन जो है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका मूल्यांकन में केरल को कितना है, तो 76.22% स्कोर मिला है और यह एकमात्र राज्य है जिसे बहुत अच्छा की रेटिंग मिली है। इसके बाद कर्नाटक 74.24%, फिर पंजाब 71.74 का स्थान आता है। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित देशों के प्रदर्शन में चंडीगढ़ जो है 85.16% का प्रथम स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है, भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में घोषित किया गया है? तो ये केरल में घोषित किया गया है। केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड ने राज्य के अरलम अभयारण्य को भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया है। पश्चिमी घाट की हरियाली में फैले 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित इस अभयारण्य में 266 से अधिक तितली प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। फिर भारत किस देश के सहयोग से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो नॉर्वे के सहयोग से बनाएगा। भारत ने गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग कंपनी के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने का ऐतिहासिक समझौता किया है। नेक्स्ट हो जाएगा कि 78 नंबर का है, 16वीं शेर गणना जो है 2025 के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? तो 891 है। गुजरात वन विभाग द्वारा जारी 16वीं शेर गणना 2025 के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या 5 वर्षों में 674 से बढ़कर के 891 हो गई, मतलब वृद्धि हुई है। फिर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? अहमदाबाद को प्राप्त हुआ है। तो भारत सरकार के वार्षिक सर्वेक्षण है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत अहमदाबाद देश का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर घोषित हुआ है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले समूह में अहमदाबाद गुजरात सबसे स्वच्छ शहर बना है। इसके बाद भोपाल मध्य प्रदेश का है और लखनऊ जो है यूपी का तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है लोकतंत्र संतुष्टि में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। ये प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा जारी किए गए स्प्रिंग 2025 ग्लोबल एटीट्यूड सर्वे के अनुसार भारत के 74% लोग अपने देश की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से संतुष्ट हैं, यानी कि 74% लोग यहाँ की शासन प्रणाली से संतुष्ट हैं, जिससे भारत लोकतांत्रिक संतुष्टि में विश्व में दूसरे स्थान पर है। स्वीडन 75% के साथ पहले स्थान पर है। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स वाला पोर्शन था, खास करके ये बिहार को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और यूपी और बिहार दोनों के जो एग्जाम होने वाले, यानी कि 71वीं बीपीएससी प्लस यूपी पीसीएस प्री 2025 जो है, यूपी पीसीएस प्री 2025 वाला जो इन दोनों के लिए प्री के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहने वाला है। तो ये लेक्चर हमारा यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।